हेलो स्टूडेंट, हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक वीडियो में क्लास 12th की 10 पोइमों का अध्ययन कराने वाला हूँ। जैसा कि हमने पहले भी बोर्ड पर एक एक करके कविताओं का अध्ययन कराया था और मैंने वीडियो भी डाली थी, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण उसमें आवाज़ ठीक नहीं आ पाई, तो विद्यार्थियों को समझने में थोड़ा दिक्कत हुई होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ही वीडियो में, चाहे लंबी क्यों ना हो, एक ही वीडियो में हमारे सभी विद्यार्थी उन अपने सिलेबस की क्लास 12th की इंग्लिश की 10 कविताओं का अध्ययन कर लें और उनको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से। तो जैसा कि आपको अपनी पहली कविता दिख रही है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसको सर हेनरी वॉटन ने रचित किया है। 1568 से 1639 तक का इनका लाइफ स्पेन रहा है। प्रस्तुत कविता में जैसा कवि ने, पोइट ने दर्शाया है कि एक प्रसन्न जीवन के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में खुश रहना चाहता है तो उसके क्या गुण होंगे, एक प्रसन्नमय जीवन के क्या गुण होंगे, इस बात को इस कविता में दर्शाया है। तो आइए सीधे हम अपनी पंक्तियों पर अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमारी टेक्स्ट ये कह रहा है और पहली लाइन है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न है, इज ही बॉर्न, जन्म से, और टॉट, शिक्षा से। जन्म से और शिक्षा से जो व्यक्ति है वो कितना प्रसन्न है। दैट सर्थ नॉट एनोदर्स विल, दैट सर्थ, जो सर्थ मीन्स होता है सेवा करना, नॉट एनोदर्स विल, दूसरों की इच्छा, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है। ठीक है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसकी ईमानदारी, हुज आर्मर, उसका कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसका ईमानदारी का विचार होता है। उसका कवच क्या होता है? उसकी ईमानदारी का विचार होता है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, एंड और सिंपल ट्रुथ, सरल सत्य ही, हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। तो आई थिंक आप इन 4 लाइनों को समझ चुके होंगे। एक बार और देख लेते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, जन्म और शिक्षा से वह व्यक्ति कितना खुश है। दैट सर्थ नॉट एनोदर्स विल, जो दूसरे की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी के विचार उसके रक्षा कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज पैशंस मतलब उसी, जो वो व्यक्ति है प्रसन्न व्यक्ति, जिसकी इच्छाएं नॉट हिज मास्टर्स आर, उसकी मालिक नहीं होती हैं। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और उसकी आत्मा इज स्टिल, सदैव, प्रिपेयर्ड, तैयार रहती है, फॉर डेथ, मृत्यु के लिए। उसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती हैं। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड मीन्स मुक्त होता है, टाइड मीन्स बंधा हुआ, अनटाइड मीन्स बंधा हुआ होना, ना होना, मतलब मुक्त होना। अनटू द वर्ल्ड, संसार के, विथ केयर, प्रभाव से। ठीक है, मतलब जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो संसार के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ प्रिंसली लव और बल्गर ब्रीथ, उसे ना तो राजकुमार के या राजा के कृपा की, उसके प्रेम की,
ज़रूरत होती है और वल्गर ब्रीथ, और ना ही साधारण लोग जो उसकी आलोचना करते हैं उसकी परवाह होती है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हु हैथ हिज लाइफ, उसका जो जीवन होता है फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, रूमर्स मीन्स होता है अफवाह, फ्रीड मीन्स होता है मुक्त होना, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कंसियंस इज हिज रिस्ट्रॉन्ग, माफ कीजिएगा, हुज कंसियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज कंसियंस, उसकी जो अंतरात्मा होती है प्रसन्न व्यक्ति की, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी मजबूत शरण स्थल होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट, और उसकी स्थिति कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट्स, मतलब चापलूसों की तरह नहीं होती है। उसकी जो स्थिति होती है प्रसन्न व्यक्ति की, वो चापलूसों की तरह नहीं होती है, वो किसी की चापलूसी नहीं करते हैं। नॉर र्यून मेक ऑपरेशन ग्रेट, और ना ही वो किसी व्यक्ति को बर्बाद करके महान बनने की आशा रखते हैं। वो ये भी नहीं है कि उनकी स्थिति चापलूसों की तरह हो, और ना ही वो मतलब अपने आप को महान बनने की, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपने आप को महान बनने की आशा रखते हैं वो। हु एनवीज नन whom chance doth raise, who envies none whom chance doth raise, ठीक है, वह किसी की ईर्ष्या नहीं करते हैं। whom chance doth raise, और कैसे लोगों की जो भाग्यवश उठ गए हैं, ऐसे लोगों की वह ईर्ष्या नहीं करते हैं। नॉर वाइस, ना ही बुराई करते हैं। जो व्यक्ति भाग्यवश उठ गए हैं, ठीक है, जिन्हें मतलब भाग्य के द्वारा उन्हें नौकरी प्राप्त हो गई है, कैसे भी करके वो उस लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी भाग्य ने जोर दिया और वो उठ गए हैं, तो ऐसे लोगों की वह ना तो बुराई करता है ना ईर्ष्या करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, और वह कभी नहीं समझता है कि हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, कि हाउ डीपेस्ट बाउंड्स, गहरे घाव, आर गिवन दिए गए हैं विद प्रेज, प्रसन्नता के, कि प्रसन्नता के उसे कितने गहरे घाव दिए गए हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, उसे राज्यों के, ना तो उसे राज्यों के नियमों की चिंता है, बट रूल्स ऑफ गुड, वह तो अच्छाइयों के नियमों का पालन करता है। उसे राज्यों के नियमों की चिंता नहीं है प्रसन्न व्यक्ति को, बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो भगवान की प्रार्थना दिन और रात करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा प्राप्ति के लिए, देन गिफ्ट्स टू लैंड, ना कि किसी उपहार के लिए। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और वह अपने हानि रहित दिनों को बिताता है, विद ए वेल चूजन बुक, एक अच्छी चुनी हुई पुस्तक, और फ्रेंड्स, या अपने अच्छे चुने हुए मित्रों के साथ, जो प्रसन्न व्यक्ति होता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, और ऐसा जो व्यक्ति होता है इज फ्री, मुक्त होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, किससे, सर्वाइल, दासता के बंधनों से, दासता के बंधनों से ऐसा व्यक्ति मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, उसे ना तो ऊंचा उठने की आशा है और ना गिरने का भय होता है। उसे ऊंचा उठने की भी आशा नहीं है, उसे गिरने का भय भी नहीं है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वह किसी भू या संपदा का मालिक नहीं है, वह तो स्वयं का मालिक है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास ना कुछ होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। तो आपको ये वीडियो जो हमारी पहली कविता है वो पूरी हो चुकी है। अब इसी वीडियो में हम आपको दूसरी कविता और ऐसे आगे बढ़ बढ़कर आपको 10 कविताओं का अध्ययन एक ही वीडियो में कराने वाले हैं।
तो अब हम अगली कविता का अध्ययन करेंगे। देखिए, अब आपकी जो नेक्स्ट पोइम है वो क्या है, ट्रू ब्यूटी, जिसको थॉमस कैर्यू ने लिखा है। थॉमस कैर्यू का जो लाइफ स्पेन रहा है वो 1598 से 1639 तक का रहा है। तो जैसा कि हमने बोला था, आपकी ये दूसरी कविता है, देख लीजिए आप अपनी किताब में, आपकी ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो थॉमस कैर्यू ने इस कविता में दो तरीके की सुंदरता का वर्णन किया है। पहली सुंदरता है जिसका उन्होंने वर्णन किया है वो है फिजिकल ब्यूटी, जिसको हम शारीरिक सुंदरता कहते हैं, और दूसरी जो सुंदरता है उसका नाम है स्पिरिचुअल ब्यूटी, जिसको हम आध्यात्मिक सुंदरता कहते हैं, आत्मिक सुंदरता कहते हैं। ठीक है, तो आज हम दोनों सुंदरताओं का वर्णन करेंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छी ये कविता थॉमस कैर्यू ने वर्णन की है। ठीक है, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, आप अपने टेक्स्ट पर आइए, सीधी सी देखिए, छोटी सी कविता है लेकिन बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और सीख दिलाने वाली कविता है। तो सभी विद्यार्थी आज इस कविता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन मैं इस कविता को समझाने की कोशिश करूँगा। ही दैट लव्स ए रोजी चीक, वह व्यक्ति से मतलब वो प्रेमी है यहाँ पर। ठीक है, दैट लव्स, जो प्रेम करता है। ठीक है, किसको प्रेम करता है, अपनी प्रेमिका को ही करता होगा। ठीक है, ए रोजी चीक, किसको, उसके गुलाबी गालों को, और ए कोरल लिप एडमायर्स, अथवा जो कोरल लिप है, जो मूंगे जैसे लाल होंठ हैं, उनकी प्रशंसा करता है। कौन, जो प्रेमी होता है। प्रेमी क्या करता है, अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों को प्रेम करता है और मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। ठीक है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, और फ्रॉम अथवा स्टार लाइक, सितारों जैसी आँखों से, डोथ सीख, खोजता है या तलाश करता है, फ्यूल, उस ईंधन को, टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स, अपनी प्रेमा अग्नि। ठीक है, अपनी प्रेमा अग्नि बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है उसकी सितारों जैसी चमकदार आँखों में। एज ओल्ड टाइम, समय गुजर जाने के बाद। ठीक है, जैसे जैसे समय गुजरता है। ठीक है, मेक्स दीज डिके, तो ये जो चीज़ें हैं वो नष्ट हो जाती हैं। कौन सी चीज़ें, ये आपके रोजी चीक हैं, कोरल लिप हैं और स्टार लाइक आइज हैं। ठीक है, ये नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और क्या है, और जो उसकी प्रेमा अग्नि थी वो भी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये जो आपकी लाइनें हैं, देखो ऊपर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो आपकी 6 लाइनें हैं वो किसको एक्सप्लेन कर रही है, वो आपको जो आप फिजिकल ब्यूटी है, ठीक है, जो शारीरिक सुंदरता है उसका ये मतलब अध्ययन करा रही हैं। तो आप ऊपर वाली कविताओं को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि छोटी कविता है इसीलिए मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक तरीके से। मतलब ही दैट लव्स ए रोजी चीक, वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और एक कोरल लिप एडमायर्स, अथवा मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, अथवा सितारों जैसी चमकदार आँखों में सीख, खोजता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेमा अग्नि बनाए रखने के लिए ईंधन को खोजता है या तलाश करता है। किनमें, सितारों जैसी चमकदार आँखों में। एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दीज दिखे, समय की गति के साथ ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और उसकी जो प्रेमा अग्नि की ज्वाला है वो भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे ये तुम्हारी ये गुलाबी गाल जो है उस प्रेमिका के, और जो मूंगे जैसे लाल हो रहा है स्टार लाइक, जब वो बुढ़ापे पे उसके नष्ट हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति के जो केवल अपनी शारीरिक ही प्रेम करता है उसका प्रेम भी नष्ट हो जाता है इसी के साथ साथ।
अब देखते हैं जो स्पिरिचुअल लव करते हैं, जो आत्मिक जिनका प्रेम होता है, ठीक है, जिनका आत्मिक प्रेम होता है, जिनका सच्चा प्रेम होता है, अब उनका देखते हैं। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, ठीक है, जिनका मन डोलता नहीं है, एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, सज्जन विचार एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाएं, हर्ड विद इक्वल लव कंबाइंड, मतलब जिनके पास ये चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क होता है, सज्जन विचार होते हैं और शांत इच्छाएं होती हैं, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, तो उनके हृदय में इक्वल मतलब बराबर रहता है, लव माने प्रेम, कंबाइंड जुड़ा रहता है, उनका जो प्रेम होता है वो बराबर तरीके से अपनी प्रेमिका के लिए जुड़ा रहता है। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, और चाहे उस पर बुढ़ापा ही क्यों ना आ जाए, उसका जो प्रेम अग्नि है, ठीक है, वो कभी भी नहीं मरती है, अर्थात हमेशा जीवित रहती है। वेयर दीज आर नॉट, और जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं, कौन सी चीज़ें, जहाँ पर दृढ़ मस्तिष्क नहीं होता है, जहाँ पर सज्जन विचार नहीं होते हैं, जहाँ पर शांत इच्छाएं नहीं होती हैं, तो कवि कहता है आई डेस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ, किनको, लवली चीक्स, उन प्यारे गालों को, होठों को और आँखों को, ठीक है। तो इस कविता में कवि ने हमको ये बताया है कि हमें चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे अपनी प्रेमिका हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हमें कभी उससे उसकी शारीरिक सुंदरता को न देखते हुए हमें केवल उसके गुणों से ही और आत्मिक सुंदरता उसमें जो पड़ी होती है उस व्यक्ति में, ठीक है, हमें प्रेम करना चाहिए। हमको शारीरिक सुंदरता को देख के प्रेम ना करके हमको आत्मिक सुंदरता उसकी देख के प्रेम करना चाहिए, ठीक है। तो इस कविता का हम अध्ययन कर चुके हैं, अब हम अगली कविता का अध्ययन करेंगे। तो लीजिए हमारी तीसरी कविता, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। थोड़ा हम दिखाते हैं कि तीसरी कविता ही है आपके सिलेबस की, ठीक है, क्लास 12th की ये तीसरी कविता है, जिसको जॉन मिल्टन ने रचित किया है, रिटन किया है इसको। जॉन मिल्टन का जो लाइफ स्पेन रहा है वो 1608 से 1674 तक का रहा है, ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन जो हैं उनके अंधापन होने पर, ठीक है, पाठ है जिसको उन्होंने अपने ऊपर ही दर्ज किया है। वो 44 साल की अवस्था में ही अंधे हो गए थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने अंधापन को व्यक्त किया है इस कविता में, उनको मुश्किलों का क्या सामना उन्हें करना पड़ रहा है इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो आइए हम सीधे उनके टेक्स्ट पर चलते हैं जो उन्होंने लिखा है, बहुत ही बढ़िया कविता है ये। तो सभी विद्यार्थीगण और मेरे साथ ही आज इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो चलिए मैं लाइन बाय लाइन इस कविता का अध्ययन करा रहा हूँ। When I consider how my light is spent, when I consider, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माने किस प्रकार, माई लाइट मेरी रोशनी, इज स्पेंट खर्च हो गई है, स्पेंट आपने अब तक पढ़ा होगा लेकिन यहाँ पर चले जाने से है, ठीक है, आँखों की ज्योति। तो जब मैं सोचता हूँ कि मेरी जो आँखों की रोशनी है वो किस प्रकार चली गई है। एर हाफ माई डेज, मेरी डेज दिन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मतलब आयु से है, मेरी आधी आयु होने से पहले, एर से मतलब होता है पहले, हाफ मीन्स आधी, माई डेज मतलब मेरी आयु आधी होने से पहले ही। इन दिस डार्क, ठीक है, वर्ल्ड, इन दिस डार्क, डार्क मीन्स क्या होता है, अंधकारमय संसार में, इस अंधकारमय संसार में, एंड वाइड और विस्तृत संसार में, ठीक है। तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आधी
आयु होने से पहले ही मेरी आँखों की ज्योति किस प्रकार चली गई है, ठीक है, इस विस्तृत तथा अंधकारमय संसार में। कहने का मतलब है यहाँ पर जो कवि है उसकी आँखों की ज्योति जब चली गई है, अब उसके सामने यह संसार जो है वो काफ़ी बड़ा अब दिखाई देने लगा है और बहुत ही अंधकार अब उसके जीवन में दिखाई देने लगा है। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा कविता से अलग बताने की कोशिश करूँगा कि जो व्यक्ति स्वयं अंधे होते हैं, मतलब स्वयं अंधेपन से मतलब जो जन्मान अंधे होते हैं, जो जन्म से ही अंधे होते हैं, ठीक है, जैसे सूरदास जी थे, तो उन्हें इतना जीवन जीने में कष्ट नहीं हुआ था। लेकिन जो व्यक्ति अपने 33-40 साल अपने व्यतीत कर लेते हैं, 44 साल जिन्होंने ज़िंदगी को देखा होता है, इस संसार इस दुनिया को देखा होता है, और तब उनकी आंखों की रोशनी चली जाए तो उन्हें एक एक दिन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल सा और बड़ा सा दिखाई प्रतीत होता है। और चूँकि ये तो एक कवि थे और इनमें तो टैलेंट और जो इन्होंने मेहनत की थी अपने फ्यूचर के लिए वो बहुत काफ़ी की थी, तो ऐसे व्यक्ति की जब आंखें जाती हैं तो उसको कितना दुख होता होगा, आज हम और आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने दुख को ही इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। एंड दैट वन टैलेंट, और एक काव्य प्रतिभा, ठीक है, मतलब जो कवि ने अब तक अपने जीवन में जो कविताएं लिखते हुए जो काव्य प्रतिभाएं कमाई हैं, विच इज डेथ टू हाइड, जो कि अब मृत्यु के समान पड़ी हुई हैं, ठीक है। डेथ टू हाइड मतलब जो छिपी हैं मृत्यु के समान। अब क्या है, क्योंकि अब जब व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उसने जो कुछ भी अपनी इस अवस्था तक प्राप्त किया था वो सब मृत्यु के समान उसके अंदर छिपी रहती हैं। लॉजेस विद मी यूजलेस, लॉजेस माने बनी हुई हैं, ठहरी हुई हैं, विद मी यूजलेस बिल्कुल बेकार। अब वो जो काव्य प्रतिभा है वो मुझ में बेकार पड़ी हुई है, कवि ये मानता है। दो माई सोल मोर बेंट, लेकिन कवि आगे और कहता है कि यद्यपि मेरी जो आत्मा है मोर बेंट, वो आतुर है, ठीक है, वो आतुर है, जिज्ञासु है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद माई मेकर, ठीक है, देयर विद माई मेकर, जो मुझे जिसने बनाया है, जो मेरा परमपिता परमेश्वर है, ठीक है, उसकी सेवा करने के लिए यद्यपि मेरी आत्मा सेवा करने के लिए फिर भी आतुर है। देखिए, आज अगर हम लोग किसी भी कारण अगर अंधा हो जाएं तो हम भगवान को दोष देते रहते हैं, ठीक है, जीवन भर हम भगवान को कोसते रहेंगे कि हे भगवान तूने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन आँखों की रोशनी के जाने के बाद भी जो महान लोग होते हैं वो फिर भी भगवान की सेवा करने के लिए उनकी आत्मा आतुर रहती हैं। एंड प्रेजेंट, और वो आगे और कह रहे हैं, और प्रेजेंट, और जो वर्तमान माई ट्रू अकाउंट है, जो मुझ में सच्चा लेखा जोखा है, मतलब जो कुछ भी उसके अंदर है अब तक का पड़ा हुआ सही सलामत है, ठीक है, वो प्रस्तुत करना चाहता है। सॉरी, यहाँ पे प्रेजेंट से मतलब है प्रस्तुत करना चाहता है, ठीक है। कौन क्या? अपना सच्चा लेखा जोखा, अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता है कवि। लेस्ट, ताकि, ही माने वह है, कौन वह है? वह है परमपिता परमेश्वर। रिटर्निंग चाइल्ड, मतलब रिटर्निंग चाइल्ड, जब वो कभी वापस हो तो चाइल्ड मतलब वो भगवान उसको डांटे फटकारे नहीं, चाइल्ड से मतलब होता है डांटे फटकारे नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं। डॉथ गोड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, मतलब लाइट डिनाइड का मतलब वही कवि के आँखों की जो रोशनी है, डिनाइड, डिनाइड से मतलब जो चली गई है, तो जो उसकी आँखों की ज्योति चली गई है, तो वो कहता है कि डॉथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, क्या वास्तविक भगवान दिन भर परिश्रम कराने की मुझसे आशा रखता है? आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्ण, आस्क माने पूछा, मैंने ऐसे ही अपने मन में ही मूर्खतापूर्ण पूछ लिया कि मेरी आँखों की ज्योति खो जाने के बाद क्या भगवान मुझसे दिन भर परिश्रम कराने की आशा रखता है? बट पेशेंस, लेकिन जो मेरा धैर्य था, टू प्रिवेंट, मतलब उसने रोका, मेरे धैर्य ने रोका। दैट मरमर, उस बड़बड़ाहट, मरमर मीन्स क्या होता है? बड़बड़ाहट, जो वो बुदबुदा रहा था मनी मन। सून रिप्लाइज, और जल्दी ही उत्तर दिया, किसने? मेरे धैर्य ने, मेरी बड़बड़ाहट को रोकते हुए उत्तर दिया कि गॉड
डोथ नॉट नीड, कि भगवान को आवश्यकता नहीं है। आइदर मेंस वर्क, मतलब किसी भी व्यक्ति के कार्य की, और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही वह उपहार, मतलब जो ना ही किसी व्यक्ति के उपहार की, ठीक है, वह भगवान को मतलब किसी के व्यक्ति के कार्य की भी नहीं, और जो उसने मतलब दिया है व्यक्ति को उसके बदले ना ही वह कोई उपहार चाहता है, क्योंकि भगवान जो होता है वो सर्वदा देता है, किसी से लेता नहीं है, तो उसे किसी भी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमको कोई काव्य प्रतिभा दे दी है या हमको कुछ भी व्यक्ति में कला दे दी है, ठीक है, किसी को संगीत की, किसी को नृत्य की, किसी को विद्या की, किसी को बल की, अगर उसने शक्ति दे भी दी है तो वो उसके बदले भगवान कुछ नहीं चाहता है, क्योंकि वो तो केवल देने वाला है, वह किसी से लेता नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, हु बेस्ट मतलब वो ये आगे कहते हैं भगवान, हु बेस्ट, जो व्यक्ति, ठीक है, भगवान ये कहते हैं कि जो व्यक्ति बियर माने सहते हैं, हिज माइल्ड यॉक, माइल्ड यॉक से मतलब यहाँ पर ये है वे व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करते हैं, ठीक है। माइल्ड यॉक से मतलब एक यॉक मतलब जो बैल वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो ज्वर लगी होती है, ठीक है, जो जुआ लगा होता है, तो वो उसके ऊपर जब लगता है तो वो केवल खेतों में परिश्रम ही करता रहता है, ठीक है, तो वही कष्ट है यहाँ पे, ठीक है, जो कष्ट है, वे व्यक्ति जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते हैं, ठीक है, भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, तो वे ही उसकी सच्ची सेवा करते हैं, भगवान की वे ही लोग सच्ची सेवा करते हैं, सबसे अच्छी सेवा करते हैं, ठीक है, हिम यहाँ भगवान से है। हिज स्टेट, क्योंकि उसका जो राज्य है, ईश्वर का जो राज्य होता है, इज किंगली, वो तो राजशाही होता है, ठीक है, राजा उसका भगवान का जो राज्य है वो तो राजशाही है। 1000 एट हिज बाइडिंग स्पीड्स, ठीक है, हम जैसे जो तुच्छ मानव लोग हैं उनकी उसको ज़रूरत नहीं है। 1000 एट हिज बाइडिंग स्पीड्स, उसके तो हजारों देवदूत हैं। एट हिज बाइडिंग स्पीड्स है, उसकी आज्ञा के लिए दौड़ते रहते हैं, उसकी आज्ञा के लिए दौड़ते रहते हैं। एंड पोस्ट ओवरलैंड, कहाँ दौड़ते रहते हैं? भूमि पर। एंड ओशियन, सागर में। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए, बिना आराम किए सागर में और भूमि पर दौड़ते रहते हैं उसकी आज्ञा के लिए, ठीक है। दे आल्सो सर्व, वे व्यक्ति सच्ची सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो सदैव खड़े रहते हैं, निरंतर इंतजार करते रहते हैं भगवान की सेवा के लिए, वो ही भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। तो आई थिंक आपको ये तीसरी कविता जो थी वो भी समझ में आ चुकी होगी। अब हम अगली नई कविता का अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखिए आपकी जो अगली कविता है, ठीक है, उसका नाम है फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे ने, ठीक है, इस कविता को रिटन किया है, रचित किया है। थॉमस ग्रे का जो लाइफ स्पेन रहा है वो 1716 से 1771 तक का रहा है। और जैसा कि हम आपको ये कविता दिखाते हैं, आपके सिलेबस की चौथी कविता है ये, ठीक है, 4 आपकी पोएम है ये। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई भी छोटी मोटी वीडियो बनाते समय, कविता पढ़ाते समय कुछ गलतियाँ हो गई हों, क्योंकि पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं रहता है, ठीक है, तो जो भी गलतियाँ हो गई हैं उसको आप क्षमा कर देना। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सही से सही वीडियो पढ़ाऊँ और आपको अच्छे से अच्छे बताने का प्रयास करूं। तो इस कविता में, जिसका नाम है फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, मतलब फ्रॉम माने से, एन एलेजी एक शोक गीत, रिटन माने लिखा हुआ, इन ए कंट्री चर्चयार्ड, चर्चयार्ड मीन्स होता है
कब्रिस्तान, और कंट्री माने होता है यहाँ देहात से। एक देहात के कब्रिस्तान में लिखा हुआ शोक गीत। ठीक है, तो इस कविता में जो थॉमस ग्रे हैं, उन्हें जो हमारे गांव के पूर्वज लोग हैं कब्रिस्तान में जो दफन हो गए हैं, हमेशा के लिए सो गए हैं, तो उन दफन व्यक्तियों के बारे में वो वर्णन करते हैं। ठीक है, और वो बताते हैं कि जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी भी मृत्यु प्रतीक्षा करती है, उनको भी यहीं पे आना होगा। ठीक है, इसीलिए हमें कभी भी गरीब लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गरीब और जो अमीर, सुंदर और बदसूरत, मृत्यु सभी का इंतज़ार करती है। तो काफ़ी सुंदर कविता है। तो आइए हम टेक्स्ट पर चलते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है, तो इस कविता का अध्ययन करते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द कर्फ्यू मतलब, कर्फ्यू से मतलब है गिरजाघर की घंटियाँ। टोल्स माने मंद गति से, द नेल माने बजती हैं, और पार्टिंग डे जब दिन ख़त्म होता है। पार्टिंग से मतलब बिछड़ना भी होता है। तो यहाँ पर दिन जब समाप्त होता है तो गिरजाघर की घंटियाँ मंद गति से बजती हैं। द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। द लोविंग हर्ड, रमाते हुए पशु, हर्ड से मतलब यहाँ पशु से है, रमाते हुए पशु। विंड स्लोली, जो धीरे धीरे हवा बह रही है, ओवर द ली, चरागाह से। ठीक है, धीरे धीरे उस हवा के झोंकों के साथ चलने लगे हैं। द पिलोमैन होमवार्ड्स प्लॉट्स हिज वियरी वे। द पिलोमैन, पिलोमैन वो जो किसान है, होमवार्ड्स वो भी घर की ओर, प्लॉट्स माने पैरों को घसीटता हुआ, हिज वियरी वे मतलब काफ़ी थक गया है, तो वो भी रास्ते से थका हुआ है, वो भी रास्ते से थके होने के कारण पैरों को घसीटता हुआ घर की ओर चलने लगा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और आगे कवि कहता है एंड लीव्स द वर्ल्ड मतलब अब इस संसार में, लीव्स जो कुछ भी बचा हुआ है, ठीक है, द डार्कनेस वो अंधकार है, एंड टू मी और मैं हूँ। मतलब वहाँ पर जो अब जो बचा हुआ है, अब जो कब्रिस्तान में जो रह गया है, वो अब केवल अंधकार है और वो स्वयं कवि है। Beneath those rugged elms that you trees said। Beneath माने नीचे, those rugged elms, वे भद्दे वन। ठीक है, रग्ड मीन्स होता है भद्दे, और एल्म्स मीन्स होता है जंगली वृक्ष, मतलब भद्दे जंगली वृक्षों के नीचे। That you trees said, और सदाबहार वृक्षों की छाया में। Where heaps in turf मैनी ए मॉल्डरिंग हीप मतलब कई कब्रें बनी हुई हैं जिन पर घास उगाई है। ठीक है, कई कब्रें बनी हुई हैं जो घास की वजह से उठी हुई हैं, और वो देखने में क्या लगती है, मिट्टी का ढेर लगती हैं। ए मॉल्डरिंग हीप मीन्स होता है मिट्टी के ढेर जैसी लगना, और उनके ऊपर क्या है, टर्फ मीन्स सूखी घास उन कब्रों के ऊपर है। कई कब्रें हैं उस कब्रिस्तान में जिन पर घास उगाई है। ठीक है, उन तो वो ढेर सी लगती है, मिट्टी का ढेर सी लगती हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड। ईच माने प्रत्येक, इन हिज नैरो मतलब उनकी जो पतली कोठरियां हैं, उनकी जो पतली सकरी कोठरियां हैं, किनकी, उन गांव वासियों की जो हमेशा के लिए सो गए हैं। फॉर एवर लेड जो हमेशा के लिए सो गए हैं। ठीक है, उनकी पतली कोठरियां बनी हुई हैं उस कब्रिस्तान में। द रूड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। द रूड फॉर फादर्स, और जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, फॉर फादर्स जो हमारे पूर्वज थे, ऑफ द हैमलेट स्लीप, और जो हमारे पुराने पूर्वज हैं। ठीक है, किसके, हैमलेट माने उस गांव के जो हमारे पुराने पूर्वज थे, मतलब जो सो गए हैं।
ठीक है, जिनकी मृत्यु हो गई है वो हमेशा के लिए सो चुके हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न। अब आगे कभी ये बताता है द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, मतलब सुबह की सुगंधित हवा का पुकारना, सुबह की सुगंधित हवा का पुकारना। द स्वेलो ट्वेटरिंग फ्रॉम द स्ट्रो विल्ट सेड। अबाबिल चिड़िया का चहचहाना, कहाँ से? फ्रॉम द स्ट्रो विल्ट सेड। स्ट्रो विल्ट सेड का मतलब ये है घास के तिनकों से बना हुआ घोंसला, घास के तिनकों से बने हुए घोंसलों से अबाबिल चिड़िया का चहचहाना। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, कॉक्स मीन्स होता है मुर्गा, मुर्गे की तीखी ध्वनि। और द इकोइंग हॉर्न, ठीक है, और शिकारी के विगलों की आवाज। नो मोर सेल राउज दैम। नो मोर मतलब उनको नहीं उठा पाएगी, किनको नहीं उठा पाएगी? वो गांव के जो पूर्वज हैं उन कोठरियों में सो गए हैं, उनको नहीं उठा पाएगी। फ्रॉम दियर लोली बेड, उनके बिस्तरों से जहां वो लेटे हुए हैं उनको नहीं उठा पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, एम्बिशन मीन्स होते हैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को मॉक उपहास नहीं करना चाहिए दियर यूजफुल टॉयल, उनके उपयोगी श्रम पर। मतलब जो हमारे पूर्वज थे, जो गरीब पूर्वज थे हमारे गांव के, उनके उपयोगी श्रम पर जो उन्होंने कार्य किए हैं, ठीक है, उन पर उपहास नहीं करना चाहिए। दियर होमली जॉयस, और जो उनकी खुद की खुशियाँ थीं, उनकी जो घरेलू खुशियाँ थीं। एंड डेस्टाइनी ऑब्सक्योर, ठीक है, और उनका जो छिपा हुआ भाग्य था, ठीक है, जिसको जो उजागर भी नहीं हो पाया। ठीक है, गांव के जो गरीब लोग होते हैं उनमें जो भी प्रतिमाएं होती हैं, जो उनकी खुशी होती हैं, वो उनकी छुपी हुई होती हैं, उनको कोई भी वर्णन नहीं करता है, तो उनका उपहास नहीं करना चाहिए। नॉर ग्रैंडियर हियर, और ना सुनना चाहिए बड़े ही शान से। ग्रैंडियर मीन्स होता है शान, मतलब एक तरीके से बहुत सेकी से नहीं, विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, मतलब घृणापूर्ण मुस्कान से। डिस्डेनफुल मीन्स होता है घृणापूर्ण मुस्कान, घृणापूर्ण मुस्कान के साथ शान से नहीं सुनना चाहिए। कहने का मतलब ये है जो उनका छिपा हुआ भाग्य है और जो उनकी घरेलू खुशियाँ हैं, ठीक है, जो अमीर व्यक्ति हैं, उनको घृणा भरी मुस्कान से नहीं सुनना चाहिए। ठीक है। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। द शॉर्ट मीन्स होता है लघु, एंड सिंपल एनल्स, ठीक है, और जो उन गरीबों की जो साधारण जीवन शैली थी, एनल्स मीन्स होता है जीवन शैली, जो उनकी जीवन प्रवृत्ति थी, ठीक है, उसको घृणापूरी मुस्कान के साथ नहीं सुनना चाहिए। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, आगे कभी कहते हैं उच्च कुल में जन्म लेने वाले, ठीक है, बोस्ट सेगी वगारने वाले, उच्च कुल में जन्म लेकर सेगी वगारने वाले। द पॉम्प ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन करने वाले। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वो व्यक्ति जो बहुत सुंदर हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और जिनके पास अपार संपदा है, ठीक है, जिनके पास अपार संपदा है, जो कि बहुत धनी है। अवेट्स एलाइक्ड इनएविटेबली आवर, अवेट्स माने इंतजार करती है, अलाइक माने एक ही तरीके से, इनएविटेबली आवर मीन्स होता है जो अनिवार्य समय है, अनिवार्य समय से जो मतलब मृत्यु होती है वो अनिवार्य है, वो निश्चित है, ठीक है, वो जो अटल है, जो निश्चित है, वो क्या है? मृत्यु है। तो वो चाहे गरीब लोग हों, चाहे अमीर लोग हों, चाहे सुंदर व्यक्ति हो, चाहे बदसूरत व्यक्ति हो, मृत्यु सभी का इंतजार करती है। तो आगे कवि कहते हैं द पथ ऑफ ग्लोरी, जो वैभव के जो पथ हैं, जो रास्ते हैं, लीड वो जुड़ जाते हैं, बट टू द ग्रेव, कहाँ के लिए? कब्र के लिए। मतलब जो वैभव के पथ हैं, जो वैभव के रास्ते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो कब्र की ओर जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने
फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड नामक कविता, जो कि आपके सिलेबस की चौथी कविता है, जिसको थॉमस ग्रे ने रिटन किया है, आप इसका अध्ययन कर चुके हैं। आई थिंक आपको यह कविता बहुत ही पसंद आई होगी। अब चूँकि मैं एक ही वीडियो में आपकी सभी कविताओं को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो सभी विद्यार्थी जब तक इन वीडियो को पूरा नहीं देख लें तब तक इस वीडियो को लगातार देखते रहे, चाहे बेशक 1 घंटा हो जाए, 2 घंटे हो जाए। इससे आपको क्या होगा, आपका सेंट्रल आइडिया, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और इन कविताओं से एक ही बार में आपको इन महान कवियों ने जो कुछ भी दर्ज किया है उससे हमको बहुत बड़ी सीख मिलेगी और हम इस सीख को अगर अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। परीक्षाओं में तो सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ हम इनके जो जीवन, जो इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो एक्सपीरियंस डाला है, उसको हम अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम भी उन्हीं की तरह सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपकी 5वीं कविता है क्लास 12th की, जिसका नाम है इंग्लिश पोइट्री से अ लेमेंट। पीवी शैले ने इस कविता को रिटन किया है। पीवी शैले का जो लाइफ स्पेन रहा है वो 1792 से 1822 तक रहा है। देखिए आपकी जो ये कविता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन से नंबर की कविता है। ये आपका 5 चैप्टर, ठीक है, 5वीं कविता है आपकी अ लेमेंट, जो आपके क्लास 12th के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, इंग्लिश में जो आपकी पोइट्री है वो चल रही है। एक ही वीडियो में हम लगातार 10 पोइट्री पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि अ लेमेंट आप जानते ही हैं, लेमेंट मीन्स होता है एक महान दुख, ठीक है। यहाँ पर पीवी शैले मात्र, ये आपको देखो ये नीचे लिखा है एज ऑफ 29, मात्र 29 की अवस्था में ही ये स्वर्गवासी हो गए, ठीक है। और इन्होंने ये जो कविता लिखी है लेमेंट, ये अपनी मृत्यु से 1 साल पहले ही इस कविता को लिखा है। उनको ये पता चल गया था कि 1 साल बाद उनकी शायद आगे आने वाले समय मृत्यु हो सकती है। तो उन्होंने अपने जो महान दुख है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाए कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो फिर उसके जीवन में केवल दुख ही दुख होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। महान कवि होते हैं, उनको पता चल जाता है कि अब मैं मृत्यु के निकट हूँ, तो उन्होंने अपने उस दुख को इस टेक्स्ट के माध्यम से, छोटी कविता इन्होंने लिखी है, इन्होंने व्यक्त किया है। तो आइए हम इस पंक्ति को, इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। जैसा कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये जो कवि हैं मात्र 29 में ही स्वर्गवासी हो गए और ये इतना बड़ा नाम कर गए। लेकिन मेरी जो एज है अभी, मैं उपदेश सर, ठीक है, गंडोनवारा से आपको ये पोइम पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। 30 एज का हूँ मैं। और देखिए महान कवि जो होते हैं वो 29 में ही कितना बड़ा नाम कर रहे हैं, और अभी भी मैं 30 का होने के बावजूद भी अपना नाम बढ़ाने के लिए प्रयासरत हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी एज कम हो तो आप महान काम नहीं कर सकते हैं। और जो महान व्यक्ति होते हैं, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, वो उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही कम जिया है, ठीक है, लेकिन वह अपने कम जीवन में ही इतना सब कुछ कर गए हैं कि आज भी हम उनको भुला नहीं सकते और उनका जीवन महान हो चुका है। तो हमारी एज मायने नहीं रखती है, हमारा टैलेंट मायने रखता है। तो उन्होंने जो अपना महान दुख व्यक्त किया है वो देखिए इन कविताओं के इन पंक्तियों के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगा। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय,
ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। ऑन हुज मतलब जीवन की जो अंतिम श्रेणी है, ठीक है, जीवन का जो अंतिम पड़ाव है, आई क्लाइम, मैं उस पर आ चुका हूँ। ठीक है, जीवन का जो अंतिम पड़ाव है मैं उस पर आ चुका हूँ। ट्रेम्बलिंग एट, और मैं अब कांपने लगा हूँ, दैट वेयर आई स्टूड बिफोर। ठीक है, वेयर माने जहाँ, आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले कभी खड़ा हुआ था, अब मैं कांप रहा हूँ। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। ठीक है, व्हेन माने का, विल रिटर्न वापस होगा, द ग्लोरी जो यश है, जो वैभव है, ऑफ योर प्राइम जो युवावस्था का, मतलब जो युवावस्था का वैभव है वो अब कब वापस होगा। नो मोर ओ नेवर मोर, कभी नहीं ओ कभी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवि है वो ये बताता है, पीवी शैले जो कवि हैं वो ये बताते हैं कि वो अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तो वो संसार को, समय को और अपने जीवन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मतलब जहाँ मैं अभी जिस पड़ाव पर हूँ वहाँ से मैं अब काँप रहा हूँ, और मेरी युवावस्था का जो अब गौरव है वो कब वापस लौटेगा। तो वो ये कहते हैं नो मोर और नेवर मोर, अब ये जो युवावस्था का गौरव है वो कभी वापस नहीं होगा, कभी वापस नहीं होगा। नेक्स्ट इनकी पंक्तियां हैं, काफ़ी छोटी कविता है, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी इन छोटी सी कविता में जिन लाइनों को इन्होंने व्यक्त कर दिया है वो अमर हो गई हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे, दिन और रात की जो दिन और रात है वो अब उनके लिए बाहर हो चुकी है। मतलब कहने का ये है, जो दिन और रात है अब उनसे उन्हें कोई परवाह नहीं है। ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, अब जो खुशी है वो जा चुकी है। ठीक है, जो उनको दिन और रात से खुशी मिलती थी अब वो खुशियाँ जा चुकी हैं। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर, फ्रेश स्प्रिंग ताज़ा बसंत ऋतु, ठीक है, बसंत ऋतु से मतलब है फ्रेश स्प्रिंग, एंड समर और गर्मी ऋतु, एंड विंटर हॉर और कड़ाके की सर्दी। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, दुख के साथ मेरे हृदय को तो सिहारती हैं, बट विद डिलाइट, लेकिन खुशी के साथ नहीं सिहारती हैं। कहने का मतलब ये है, किसी टाइम कवि को इन ऋतुओं से बड़ा आनंद मिलता था, लेकिन अब ये ऋतुएं उसके हृदय को दुखित तो कर देती हैं। अब ये ऋतुएं उसके जीवन में खुशी जो है वो नहीं ला सकती। तो वो ये कहता है नो मोर ओ नेवर मोर, मतलब अब ये जो ऋतुएं हैं वो उसके जीवन में खुशी कभी भी वापस नहीं लौटा पाएंगी, कभी वापस नहीं लौटा पाएंगी। मतलब खुशियाँ अब उसके जीवन में कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से उसने भले ही ये बहुत ही छोटी कविता लिखी हो, ठीक है, ये 10 लाइन की कविता है, बहुत ही कम पंक्तियों में उन्होंने अपने दुख को वर्णन कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये जो उन्होंने चंद लाइनें लिखी थीं, इनकी 1 साल बाद ही इन कवि की मृत्यु हो गई। तो और ये इनकी जो लाइनें थीं वो हमेशा के लिए अमर हो गई। तो आपको आई थिंक, मैं ये समझता हूँ, ये आपको कविता समझ में आ चुकी होगी। धन्यवाद। अब हम आपको नेक्स्ट कविता का अध्ययन कराएंगे। जैसा कि हमारी अगली कविता है ला बेले डैम सन्स मर्सी, जिसको जॉन कीट्स ने रचित किया है। जॉन कीट्स का जो लाइफ स्पेन है वो 1795 से 1821 तक का रहा है, और ये हमारी जो कविता है वो 6 स्टार्ट हो रही है। तो इस कविता में जॉन कीट्स ने शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा का वर्णन किया है, जो कि स्वयं कवि ही है। जो दयारहित एक सुंदर स्त्री से धोखा पाता है, शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा वास्तव में स्वयं कवि ही है, तथा वह स्त्री फ्रैनी फ्राउन है, जिससे कभी शादी नहीं कर सका तथा जिसके कारण वह अत्यंत निराश हुआ है। जब शादी नहीं हुई तो उसे
निराशा मिली है। तो आइए हम इस कविता को बिना समय गवाए सीधे टेक्स्ट का अध्ययन करें। तो जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा कह रहा है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। ओ शस्त्रों से ससज्जित योद्धा, नाइट एट आर्म्स का अर्थ है शस्त्रों से ससज्जित योद्धा। ओ शस्त्रों से ससज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, तुम अकेले पीले चेहरा लिए हुए निरुद्देश्य कहाँ घूम रहे हो। पीला चेहरा लिए हुए निरुद्देश्य घूम रहे हो, वो सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। इन दोनों पंक्तियों का अर्थ है। नेक्स्ट पंक्ति है, द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक। द सेज, सेज मीन्स होती है घास, हैज विदर्ड सूख चुकी है, फ्रॉम द लेक, लेक होती है झील से, झील से घास सूख चुकी है। एंड नो वर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है, और पक्षी गीत भी नहीं गा रहे हैं। तो अर्थात इन चारों लाइनों का अर्थ ये हुआ, ओ शस्त्रों से ससज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। अकेले पीले चेहरा लिए हुए निरुद्देश्य घूम रहे हो, झील से घास सूख चुकी है, और कोई पक्षी भी गीत नहीं गा रहा है। अगला स्टैंजा है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। ओ शस्त्रों से ससज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। सो हैगर्ड एंड सो वो विगॉन, तुम इतने थके हुए और इतने दुखी प्रतीत दिखाई देते हो। द स्क्विरल ग्रानरी इज फुल, गिलहरी ने अपना भंडार भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसल भी पक चुकी है। इन चार लाइनों का अर्थ है, आगे कवि कहता है कि ओ शस्त्रों से सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है, जो तुम इतने थके हुए और दुखी दिखाई प्रतीत होते हो। गिलहरी ने भी अपने अनाज का भंडार भर लिया है, और फसल भी पक चुकी है। थर्ड स्टैंजा कह रहा है, आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो। आई सी ए लिली, मैं तेरे मस्तिष्क पर एक कुमुदनी का पुष्प देखता हूँ। विद एंग्विश मोस्ट एंड फीवर ड्यू, विद एंग्विश मोस्ट एंड फीवर ड्यू, इसका अर्थ है तुम्हारा मस्तिष्क मानसिक चिंता और दुख के पसीने से भीगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है मानसिक चिंता, ठीक है, एंग्विश मोस्ट, और दुख के पसीने से भीगा हुआ है। एंड ऑन दाई चीक्स आ फेडिंग रोज, एंड ऑन दाई चीक्स, और तुम्हारे गालों की जो आभा है, ठीक है, तुम्हारे गालों की जो आभा है, ए फेडिंग रोज, जैसे गुलाब मुरझा जाते हैं, फास्ट विदर टू, वैसे ही तुम्हारे गाल बिल्कुल मुरझा चुके हैं, अर्थात सूख चुके हैं। तो इन चार लाइनों से हमें ये पता चलता है, कवि कहता है कि मैं तुम्हारे मस्तिष्क पर क्या देखता हूँ, एक पुष्प देखता हूँ, लिली का पुष्प, कुमुदनी का पुष्प, और क्या है, तुम्हें बहुत एंग्विश, पीड़ा है, कष्ट है, एंड फीवर ड्यू, फीवर ड्यू से मतलब ये है, और तुम इतने पसीने से भीगे हुए हो, मतलब यहाँ पर फीवर ड्यू से मतलब है एक तरीके से बुखार आ जाता है तो व्यक्ति के माथे पर क्या आ जाता है, पसीना आ जाता है, तो पसीने से तुम भीगे हुए हो और तुम्हें बहुत अधिक पीड़ा है। एंड ऑन दाई चीक्स, और तुम्हारे जो गाल हैं, आ फेडिंग रोज, वो सूख चुके हैं, किसकी, वो मुरझा चुके हैं, किसकी तरह, गुलाब की तरह, अर्थात फास्ट विदर टू, तुम्हारे जो गाल हैं वो सूख चुके हैं।
आगे कवि कहते हैं कि आई, फोर्थ स्टैंजा में आगे कवि कहते हैं आई मैट ए लेडी इन द मीट्स। आई मैट, मैं मिला, अ लेडी, एक औरत से, इन द मीट्स, चरागाह में, मैं चरागाह में एक औरत से मिला। फुल ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी। ए फेयरी चाइल्ड, किस तरह से, जैसे कि एक परी की बच्ची हो, इस तरीके से वह सुंदर थी जैसे कि वो एक परी की बच्ची हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके जो बाल थे वो लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसके जो पैर थे वो हल्के थे। ठीक है, उसके पैर जो थे वो हल्के थे। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी जो आंखें थीं वो कैसी थीं, वो बहुत आकर्षित करने वाली थीं। वर वाइल्ड, बहुत आकर्षित करने वाली आंखें थीं। तो आपको फोर्थ स्टैंजा से ये पता चलता है कि जो कवि है वो चरागाह में एक स्त्री से मिलता है जो कि बहुत खूबसूरत है, किसके समान, परियों की बच्ची के समान। उसके जो बाल थे वो लंबे थे और उसके पैर हल्के थे। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी जो आंखें थीं वो बहुत खूबसूरत थीं। नेक्स्ट स्टैंजा कहता है, जिस फिफ्थ स्टैंजा, आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड। आई मेड, मैंने बनाया, आ गार्लैंड, एक हार, फॉर हर हेड, उसके सिर के लिए, मैंने उसके सिर के लिए एक हार बनाया। एंड ब्रेसलेट टू, और मैंने कंगन भी बनाए। एंड फ्रेगरेंट जॉन, और मैंने कमर में कौंदनी, कमर में पहनने वाली कौंदनी भी बनाई। सी लुक्ड एट मी, और उसने मुझे ऐसे देखा मानो सी डिड लव, वह मुझे प्यार करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और उसने एक मीठी कराह भी भरी, अर्थात आहा भरी। तो 5 स्टैंजा ये कह रहा है कि आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उस परी के लिए, उस परी की बच्ची के लिए, उसके गले के लिए मैंने एक हार बनाया, मैंने उसके लिए कंगन भी बनाए, मैंने कमर में पहनने वाली कौंदनी भी बनाई, और उसने मुझे ऐसे देखा मानो वह मुझे प्यार करती हो। एंड मेड स्वीट मून, और उसने एक मीठी कराह भी भरी। नेक्स्ट स्टैंजा 6 कह रहा है, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड। आई सेट, मैंने उसे बिठा लिया, उस परी को बिठा लिया, ऑन माई पेसिंग स्टीड, अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े पर। एंड नथिंग, और नथिंग एल्स साव ऑल डे लॉन्ग, और उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं देखा। मतलब उसने और मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं देखा सिवाय एक दूसरे के। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बैंड, एक तरफ झुकी हुई, सी बैंड झुकी हुई, और साइड लॉन्ग माने एक तरफ झुकी हुई। एंड सिंग ए फेयरी सॉन्ग, वह परियों के गीत गाती रही। तो 6 स्टैंजा में आपको ये पता चला कि कवि क्या करता है, उस परी की बच्ची को, लेडीज़ को अपने तेज़ दौड़ने वाले घोड़े पर बिठा लेता है। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और वो एक दूसरे को ही देखते रहते हैं पूरे दिन, और उन्होंने कुछ नहीं किया है। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बैंड, और जो वो परी औरत थी, बैंड, वो एक तरफ झुकी हुई। एंड सिंग ए फेयरी सॉन्ग, परियों के गीत गाती रही। आपका 7वां स्टैंजा ये कह रहा है, सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट्स। सी फाउंड मी, उसने मुझे दिया, रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट्स, स्वादिष्ट कंदमूलों को उसने मुझे दिया। एंड हनी वाइल्ड, और उसने मीठा शहद दिया। एंड मन्ना ड्यू, और एक दैवीय प्रकार का भोजन दिया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंथ सी सैड, और निश्चित ही उसने एक अजीब आवाज़ में कहा, सी सैड, उसने कहा, मानो आई लव दी ट्रू, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो 7वां स्टैंजा ये बता रहा है कि उसने कवि को क्या दिया, स्वादिष्ट कंदमूल दिए, एंड हनी वाइल्ड, और मीठा शहद दिया। एंड मन्ना ड्यू, और एक दैवीय प्रकार का भोजन दिया। और निश्चित ही उसने अजीब आवाज़ में कहा, आई लव द ट्रू, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ।
8वां स्टैंजा कह रहा है शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, वह मुझे अपनी रहस्यमयी गुफा में लेके गई। कौन? वो परी। एंड किसको? उस कवि को। एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फुल सोर, ठीक है, कवि यहाँ पर कौन है? शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा। एंड देयर सी वेप्ट, और वहाँ सी वेप्ट वह रोई, एंड साइड फुल सोरो, एंड साइड, और उसने दुख से आह भरी, सिसकियाँ भरी। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज, और फिर मैंने उसकी वो खूबसूरत आँखों को शट बंद कर दिया विथ किसिस फोर, 4 चुम्बन के साथ। ठीक है, तो ये जो 8वां स्टैंजा है वो उससे ये पता लगता है कि जो वो परी है वो राइटर को शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा को अपनी रहस्यमयी गुफा में लेके जाती है और वहाँ पर फिर वो रोती है और अपने दुख को प्रदर्शित करती है, काफ़ी दुखी है। तो फिर कवि क्या करता है? उसकी खूबसूरत आँखों को बंद कर देता है 4 किसेस करके, अर्थात 4 चुम्बन के साथ। एंड देयर सी लल्ड मी एस्लीप, और फिर वहाँ उसने क्या किया? मुझे लोरी गाकर सुला दिया। 9वां स्टैंजा ये कह रहा है और फिर क्या किया? उस परी ने उस शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा अर्थात कवि को लोरी गाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड वो विटाइड, ठीक है, और वहाँ मैंने एक स्वप्न देखा, मुसीबत आ पड़ी। वो विटाइड का मतलब है मुसीबत आ पड़ी। द लेटेस्ट ड्रीम, ये जो मेरा हाल ही में स्वप्न था, आई एवर ड्रीम्ड, जो मैंने पहले कभी देखा था, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मतलब ये जो उसका लेटेस्ट ड्रीम था वो उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, ठीक है, उस ठंडी पहाड़ी पर। कविता का 10वां स्टैंजा ये कह रहा है आई साव पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू। आई साव, मैंने देखा, ठीक है, जब उसका सपना टूट जाता है, ठीक है, या उसने अपने सपने में क्या देखा? आयशा, उसने देखा पेल किंग्स मीन्स पीले राजा, एंड प्रिंसेस टू, और राजकुमार भी। पेल वेरियस, पीले पीले योद्धा, डेथ पेल वर दे ऑल, और वे सभी मृत पीले पड़े हुए थे। दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे, ला बेले डैम सनसेंट मर्सी, इस दया रहित स्त्री ने हत दी इन थ्रॉल, सभी को अपने चंगुल में फंसा लिया है। हत दी इन थ्रॉल का मतलब है अपने चंगुल में फंसा लेना, मतलब उस स्त्री ने, उस दया रहित स्त्री ने, ठीक है, राजाओं को, राजकुमारों को, योद्धाओं को, उन सभी को अपने चंगुल में फंसा लिया है, अर्थात वो खत्म हो गए हैं, मर चुके हैं। 11वां आपका स्टैंजा ये कह रहा है आई शाव दियर स्टार्ड लिप्स इन द ग्लूम। आई शाव, मैंने देखा, दियर स्टार्ड, ठीक है, उनके सूखे हुए होठों को, इन द ग्लूम, जो उदास में थे, उदास में सूखे होठों को देखा। विद हॉरिड वार्निंग, जो कि भयावह चेतावनी दे रहे थे, गैप डिवाइड, उनके खुले हुए होंठ, किनके? उन सशस्त्र योद्धाओं के, राजकुमारों के, राजाओं के, और जो वो योद्धा थे उन सभी, जो, तो उनके जो खुले हुए होंठ थे वो चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवॉक, और जब मैं जागा, एंड फाउंड मी हियर, तो मैंने यहाँ अपने आप को पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी पहाड़ी एरिया पर मैंने अपने आप को पाया। आपका 12वां स्टैंजा ये कह रहा है एंड दिस इज़ व्हाई आई सोजन हियर, और इसी दौरान मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। अलोन एंड पेलिली लॉइटरिंग, और मैं यहाँ पीला चेहरा लिए हुए निरुद्देश्य अकेला घूम रहा हूँ। दो द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि झील से जो घास है वो अब सूख चुकी है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी जो है वो गीत नहीं गा रहा है। अर्थात जो कवि था वो भी उन राजाओं और राजकुमारों की तरह उस दया रहित स्त्री के चंगुल में फंस चुका है। तो आई थिंक आपको ये पोइट्री समझ में आ चुकी होगी। धन्यवाद। आइए हम अब नेक्स्ट कविता का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर, राजा अर्थर का गुजरना।
अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनका लाइफ स्पेन रहा है 1809 से 1892, ठीक है। इस कविता को जो रचित किया है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है, और ये जो आपकी कविता है वो 7वीं कविता है। तो ज़रा मैं इस कविता को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रस्तुत कविता है ये टेनिसन की एक लंबी कविता मॉर्ट डी अर्थर से अवतरित है। किंग अर्थर ने नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल की प्रथा को आरंभ किया था। योद्धाओं का कार्य कमजोरों की सहायता करना तथा दुष्टों को चंगुल से बचाना था। सर बिदीवर राजा का वफादार योद्धा था। योद्धाओं का कार्य कमजोरों की सहायता करना होता है। तो आइए हम जो ये राजा अर्थर है, अब ये अपना पूरा कामकाज करके इनका अब अंतिम समय आ चुका है, तो ये अपने जो योद्धा बिदीवर हैं उनसे अब विदा लेते हैं। तो बिदीवर और राजा अर्थर की बातचीत को ही इस कविता के माध्यम से कहा गया है। तो आइए हम सीधे टेक्स्ट पर आके उन पंक्तियों का अध्ययन करते हैं जो उन्होंने बात की थी जब राजा अर्थर विदा ले रहे थे बिदीवर से, ठीक है। एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बार्ज, नाव से राजा अर्थर ने धीरे से उत्तर दिया। ये देखिए, एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बार्ज, नाव से राजा अर्थर ने धीरे से उत्तर दिया। बार्ज मीन्स होता है नाव, फ्रॉम माने से, ठीक है। एंड स्लोली माने धीरे, आंसर्ड उत्तर दिया अर्थर ने, राजा अर्थर ने नाव से धीरे से उत्तर दिया। द ओल्ड ऑर्डर चेंज, कि पुरानी जो प्रणाली होती है वो बदलती है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उसके स्थान पर नई प्रणाली आ जाती है, मतलब अपना स्थान ले लेती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और जो ईश्वर होता है वो स्वयं ही पूरी कर लेता है उस कमी को पूरी कर लेता है। इन मैनी वेज, कई तरीकों से उस कमी को पूरा कर लेता है। लेस्ट वन गुड कस्टम, ताकि एक अच्छी प्रथा शुड करप्ट द वर्ल्ड, इस संसार को नष्ट ना कर दे। देखिए, अच्छी प्रथा से मतलब है वो अच्छी प्रथा अपने ज़माने की हो सकती है अच्छी हो, लेकिन वो आगामी जो समय होता है उसमें हो सकता है वो प्रथा अच्छी ना बैठी हो, तो वो उस संसार को नष्ट कर दे। इसीलिए हर प्रणाली को एक समय होता है, उस समय के अनुसार उसे बदलना होता है। कंफोर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफोर्ट इज इन वी, अब आगे राजा अर्थर बिदीवर से कहते हैं कि कंफोर्ट दाई सेल्फ, इसका मतलब है तुम स्वयं में सांत्वना ढूंढो। व्हाट कंफोर्ट इज इन मी, तुम मुझ में क्या सांत्वना ढूंढते हो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है, मैंने जो अपना जीवन था वो जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया है। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, ठीक है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, अब तो मुझे स्वयं को शुद्ध करना है। मतलब ये है, अब मेरा जो बचा हुआ जीवन है अब मैं ईश्वर की प्रार्थना करके मैं शुद्ध करूँगा अपने आप को। बट दाऊ, लेकिन तुम, इफ़ यू दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अगर तुम मेरा चेहरा दोबारा से ना देख पाओ तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर राउट बाई प्रेयर, मोर थिंग, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो प्रार्थना के द्वारा पूरी की जाती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, मतलब जो कि तुमने इस संसार में कभी भी वो चीज़ें स्वप्न में भी ना देखी हों, स्वप्न से भी बढ़कर, ठीक है। बहुत सी चीज़ें जो होती है इस संसार में जो भी तुमने स्वप्न देखे हैं, तो उन स्वप्नों से भी परे भगवान की प्रार्थना करके उन चीज़ों को पूरा किया जा सकता है। और वेयरफॉर लेट दाई वॉइस, और जबकि लेट दाई वॉइस, तुम्हारी जो आवाज़ है भगवान के लिए जो तुम प्रार्थना करोगे, तो राइज लाइक, वो उठेगी, लाइक ए फाउंटेन, उसी फव्वारे
की तरह फॉर मी, मेरे लिए नाइट एंड डे, दिन और रात। जिस प्रकार एक फव्वारा दिन और रात ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, उसी प्रकार जब तुम मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करोगे तो दिन और रात उसी फव्वारे की तरह तुम्हारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचेगी। फॉर वाट आर मैन बेटर देन सीप एंड गॉड्स, तुम उन भेड़ बकरियों से भी बढ़कर हो। कहने का मतलब है, इसका मतलब है वे मनुष्य जो भेड़ बकरियों से बढ़कर नहीं हैं, ठीक है, वे मनुष्य जो भेड़ बकरियों से बढ़कर नहीं है, दैट नॉरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद द ब्रेन, मतलब मस्तिष्क पाकर के भी वो अपना अंधा जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, वे मनुष्य भेड़ बकरियों से बढ़कर नहीं है, जो मस्तिष्क पाकर के भी अपना अंधापन जीवन व्यतीत करते हैं। इफ नोइंग गॉड, यह जानते हुए भी कि ईश्वर है, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, उनके हाथ प्रार्थना के लिए नहीं उठते हैं। बोथ ऑन देम सेल्फ, ना तो स्वयं के लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, और ना उनके लिए जिन्हें वो अपना मित्र कहते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, और इसीलिए ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, इज एवरी, वो पूरी तरीके से बाउंड्स माने बंधी है, बाय गोल्ड चेन्स, उस सोने की जंजीर के द्वारा, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, जो भगवान के चरणों से बंधी है। बट नाउ फेयरवेल, और इसीलिए अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कहता है वो, इन मैं लाइनों का फिर से अध्ययन करा दूँ। कभी ये कहता है कि वे लोग भेड़ बकरियों से बढ़कर नहीं हैं, ठीक है, वे लोग भेड़ बकरियों से बढ़कर नहीं हैं, जो मस्तिष्क पाकर भी अपना अंधकारमय जीवन व्यतीत करते हैं, और वो ये जानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन फिर भी उनके हाथ उसके लिए नहीं उठते हैं, ना तो स्वयं के लिए उठते हैं और ना उनके लिए उठते हैं जिन्हें वो अपना मित्र कहते हैं। ठीक है, और ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, वो प्रत्येक तरीके से, ये जो संपूर्ण पृथ्वी है वो बाउंड बंधी हुई है बाई गोल्ड चेन से, एक सोने की जंजीर से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, जो भगवान के चरणों से बंधी है। इसीलिए तुम प्रार्थना करो उस ईश्वर तक, प्रार्थना मेरे लिए ज़रूर पहुंचेगी। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। तो आई थिंक आपको अब ये कविता जो है वो पसंद आ चुकी होगी और समझ में भी आ चुकी होगी। ठीक है, और अब हम आपको नेक्स्ट कविता में मिलेंगे। धन्यवाद। आइए अब हम नई पोएम का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है माई हेवन। माई हेवन के जो राइटर हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जो कि एक महान कवि थे। इनका लाइफ स्पेन 1861 से 1941 का रहा है। ये हमारे सिलेबस की 8वीं कविता है। तो जैसा कि हम अब तक आपको 7 पोएम का अध्ययन करा चुके हैं, जो कि क्लास 12th की इंग्लिश पोइट्री से है। तो माई हेवन नामक कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने देश के नागरिकों के बारे में बताया है। माई हेवन जिस समय लिखी गई थी, उस समय हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। हमारे देश के जो नागरिक थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे, और उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे देशों के जो नागरिक हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो चलिए हम सीधा देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से हमारे देश के उज्जवल भविष्य की कामना की है। इन पंक्तियों के माध्यम से हम जानते हैं। कवि लिखते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर माने जहाँ, द माइंड माने मस्तिष्क, इज विदाउट फियर, विदाउट बिना, फियर माने भय के, जहाँ मस्तिष्क बिना भय का हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, एंड माने और, द हेड माने सिर, इज हेल्ड हाई मतलब ऊंचा रहे, जहाँ सिर सदैव ऊंचा रहे, गर्व से ऊंचा रहे।
पहली लाइन ये कह रही है, कवि लिखते हैं कि जहाँ भारतवासियों के मस्तिष्क बिना भय के हों और उनके सिर गर्व से ऊंचे हों। वेयर माने जहाँ नॉलेज ज्ञान इज फ्री स्वतंत्र रूप से दिया जाना चाहिए। जहाँ ज्ञान स्वतंत्र रूपी दिया जाना चाहिए, मतलब दो पंक्तियों से ये आशय है कि उस समय हमारा देश गुलाम था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो उस समय हम डर के, हमारा जो मन था वो हमेशा डर से भयभीत रहता था, और हमारे जो सर थे हम फक्र से उठा नहीं सकते थे, और हमें जो ज्ञान भी दिया जाता था वो भी स्वतंत्र रूप से नहीं दिया जाता था। ठीक है, किसी विशेष वर्ग को ही ज्ञान प्राप्त हुआ करता था, सभी को नहीं मिला करता था। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where माने जहाँ, the world माने संसार, has not been broken बटा हुआ ना हो, up into fragments टुकड़ों में, by narrow domestic walls. by narrow domestic walls का मतलब है जाति, धर्म, रंग रूप आदि के आधार पर हमारा देश न बटा हुआ हो। Where words come out from the depth of truth. Where माने जहाँ, words माने शब्द, come out बाहर आते हो, from the depth of truth सच की गहराई से, जहाँ शब्द सच की गहराई से बाहर आते हों। Where tireless striving stretches its arms towards perfection. जहाँ बिना थके निरंतर प्रयास करने वाले लोग हों, टूवर्ड्स परफेक्शन पूर्णता के लिए, पूर्णता प्राप्ति हेतु जहाँ लोग लगातार बिना थके परिश्रम करने वाले हों। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ लोग स्पष्ट रीजन मीन्स होता है तार्किक सोच वाले, जहाँ स्पष्ट तार्किक सोच वाले हों, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे और वो खोए हुए ना हो, इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट उस बेजान रेगिस्तान की तरह, ऑफ डेड हैबिट्स अथवा पुरानी आदतों की एकदम बेकार रेगिस्तान की तरह। ड्रीयरी की मतलब होता है सूखा साखा रेगिस्तान की तरह, पुरानी आदतों के सूखे साखे रेगिस्तान के रास्ते में लोग ना खुए हुए हों, अर्थात लोग पुरानी आदतों में ना खुए हों। ठीक, जो पुरानी परंपरा है उसमें लोग ना फंसे हुए हों। लोगों की जो सोच होनी चाहिए वो स्पष्ट तार्किक सोच होनी चाहिए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहां भारतवासियों के मस्तिष्क इज लेड फॉरवर्ड अग्रसर हों, बाय दी उस प्रभु के द्वारा, इनटू एवर वाइडनिंग जो हमेशा विकसित होने वाले विचार और कार्य देता है, वह प्रभु जो हमेशा विकसित होने वाले विचार और कार्य देता है, उसकी ओर हमारा मस्तिष्क अग्रसर होना चाहिए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, जहां स्वतंत्रता और प्रसन्नता साथ साथ रहते हैं, जहां स्वतंत्रता और प्रसन्नता साथ साथ रहते हो। माई फादर, हे ईश्वर, लेट माई कंट्री अवाक, मेरा देश दासता की लंबी नींद से जाग जाए। तो काफ़ी कुछ उन्होंने अपने देश के जो नागरिक हैं उनके बारे में उस समय सोचा था, और आज वास्तविक उनका स्वप्न जो था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का वो पूरा भी हो चुका है। तो आई थिंक आप इस कविता को भली भांति समझ चुके होंगे। आप चाहें तो बार बार इसको रिपीट करके इस वीडियो को, इन सभी कविताओं का अध्ययन करके आप सफल हो सकते हैं और इनसे बहुत सीख भी ले सकते हैं। धन्यवाद।